हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे दिस इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर रहेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप इसे कंफ्यूज नहीं करना है कोवेलेंट के साथ। कोवेलेंट में हमने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मतलब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? एक लिगेंड होता है, एक सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से। लिगेंड आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली आपके डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसे हम शो करते हैं विद द एरो। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है। लिगेंड आपके ये एग्जांपल्स दिए हैं, इसको हम फर्दर आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कैटेगरी में। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल आपके कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इसमें एक ये देखो सेंट्रल एटम है। जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो ज़्यादातर आपका डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपके बिहाफ पे सिर्फ डी एलिमेंट्स को ही करेंगे। हाईएस्ट क्लासेस में आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, डी एलिमेंट्स आपकी जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। यहाँ पे देखो कोबाल्ट आयरन आपकी डी ब्लॉक है। ये Cl NH3 जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहे हैं, दे आर योर लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है दैट इज योर सेंट्रल एटम। ये आपके लिगेंड्स दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो Cl आपके 3 लगे हुए हैं, Cn आपके 6 लगे हुए हैं, तो लिगेंड्स आपके नंबर इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे इसके साथ 4 NH3 लगे हुए तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया आपका 4। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या बताता है? सेंट्रल एटम के पे क्या चार्ज आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स यू द चार्ज ऑन योर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे क्या चार्ज आता है वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, रेस्ट इज योर होमवर्क, और आप इसको वीडियो से वेरीफाई कर सकते हो सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो जिसका निकालना है उसको हम लिखते हैं एक्स। ठीक है, Cl के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो 6 लगे हुए हैं तो इंटू -1 इंटू 6 तो -6, x -6 इक्वल टू जो ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज आया -2 इक्वल टू वो आता है। ठीक है, अगर कोई चार्ज ना होता तो इक्वल टू 0 लिखते हैं हम। ओके, तो इसको x की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बेसिस पे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो कोबाल्ट का निकालना है CO का, तो x लिखा। एमोनिया के ऊपर चार्ज आपका 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 इंटू 4 0 ही हो गया। Cl के ऊपर आपका -1 होता है, 2 Cl है तो -2 हो गया, इक्वल टू पूरे के ऊपर कितना चार्ज है आपका +1, तो इक्वल टू +1। सॉल्व करोगे x इक्वल टू 3। ये नेक्स्ट आपके पास होमवर्क है। CuCN4 होल रेज टू पावर -3, ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी। यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक क्या होते हैं? आपके जिनके ऊपर सारे सेम लिगेंड्स लगे हों। जैसे यहाँ पे देखो PTL Cl6, 6 के 6 लिगेंड्स आपके प्लेटिनम के साथ कौन से अटैच्ड है? Cl। तो आपका ये होमोलिप्टिक का है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट लिगेंड्स अटैच हो सेंट्रल एटम के साथ, दैट इज ये किसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम मूव ऑन टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ लिगेंड में एनायनिक। एनायनिक क्या होता है? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। कैटायनिक में पॉजिटिव, जैसे NO पॉजिटिव हो गया, या एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप H3O पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी आपका कैटायनिक लिगेंड है। न्यूट्रल आपके ये गिवन है आपको। ठीक है, और भी लिगेंड्स होते हैं, लेकिन जनरली आपके यही आपको क्वेश्चंस में दिखते हैं, और ये इन्हीं के बेसिस आपके अब नेमिंग करेंगे वो भी यूज होंगे। ओके, तो ये आपको इनके चार्ज लर्न होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका है, लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करते हैं उसके बेसिस पे। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं सेंट्रल एटम को, तो वो होते हैं यूनिडेंटेड। अगर दो एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसे हम कहते हैं बायडेंटेड। ठीक है, मतलब एक लिगेंड के अंदर अगर दो एटम्स आपके दो साइड से आपके सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अमोनिया वाटर और Cl नेगेटिव, ये एक ही आपका एटम इनमें है। अमोनिया में नाइट्रोजन देता है, वाटर में ऑक्सीजन, Cl में सिंपल Cl नेगेटिव देता है आपका। ठीक है, तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। बायडेंटेट आपका जैसे है En। ठीक है, या ऑक्सलेट। En का मैंने ये आपका ओपन करके फॉर्मूला लिखा हुआ है बायडेंटेट में, ये देखो इथेन 1 2 डायमीन। अब इसमें देखोगे आपके पास दो नाइट्रोजन है डोनेट करने के, तो ये क्या इसका एग्जांपल हो गया? बायडेंटेट। लिगेंड कौन सा है? En। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सलेट आयन होता है। ठीक है, COO नेगेटिव होता है, तो दो आपके पास ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए होती हैं ऑक्सलेट आयन में। ठीक है, तो ये भी आपका बायडेंटेट है। नेक्स्ट पॉलीडेंटेट में आपके मल्टीपल एटम्स होते हैं, जैसे EDTA। ठीक है, EDTA या इसका आपको ये तो आपका EDTA आपका जनरल नेम है। ठीक है, अगर आपका आयुर्वेदिक नेम पूछते हैं तो आपको इसका नेम भी पता होना चाहिए, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको लर्न होने करने हैं, ये सारे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट करवाए। नेक्स्ट है चिलेट। ठीक है, अगर ये आपके देखो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो आपके चिलेट्स बनाते हैं। चिलेट्स मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे देखो 4 1 2 3 4, तो इसकी डेंटिसिटी के बेसिस पे कितने लिगेंड्स आप डोनेट कर सकते हो उसको हम कहते हैं डेंटिसिटी, और इसको हम लिखते हैं कि इससे ईटा। ठीक है, एन को नीचे थोड़ा सर्कल सा देते हैं, दैट इज योर ईटा, जिसे हम कहते हैं डेंटिसिटी। ओके, चिलेट्स आपके क्या बनाते हैं? आपके विद पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के साथ आपके चिलेट बनते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उस प्रोसेस से उसे हम कहते हैं चिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये वाइवा का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न। ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझ लो इसमें क्या होता है। डबल सॉल्ट में क्या होता है आपके, जब आप उसको सॉल्ट को वाटर में डालते हो तो आपके इंडिविजुअल आयंस आपके ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। और उन सभी के लिए आपका एक एक पर्टिकुलर आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो पोटेशियम का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिमिलरली आप जब मोहर सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, NH4 2SO4 E2FeSO4, ये वाला मोहर सॉल्ट वाला होता है, 210 वाटर, ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ मैंने पोटेशियम का लिखा हुआ है, ये दोनों आप प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करते हो। ये दोनों एग्जांपल है डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट आपके इंडिविजुअल आयंस मतलब K2SO4, एल्यूमिनियम, सल्फर और वाटर भी ब्रेक करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ये सारे आयंस आपके इंडिविजुअली टूट जाते हैं वाटर में डालते। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका आपका ये सेंट्रल एटम और लिगेंड ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है। नॉन आयनाइजेबल होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट आपके आयनाइजेबल होते हैं, यही डिफरेंस है। ओके, और इसके एग्जांपल्स दैट यू हैव टू लर्न, ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक आयोपिक नेमिंग। इसमें से आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनते हैं। इसके कुछ रूल्स है दैट यू हैव टू लर्न। फर्स्ट रूल है, सबसे पहले लिगेंड्स को हम नेम करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। कैटायन वाला पार्ट पहले आएगा, अनायन वाला बाद में, ठीक है। कैटायन कौन सा होता है, प्लस, ठीक है। कैटायन में टी होता है ना, उससे याद रखते हो टी, कैटायन पहले है, अनायन बाद में आएगा। नेक्स्ट अगर मोनोडेंटेट है तो उसके आगे हमने प्रीफिक्सिस लगाते हैं, मोनोडेंटेट के आगे प्रीफिक्सिस लगाते हैं, मोनोडाई, मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट अभी कराया आपको, ठीक है। जैसे क्लोरीन हो गया, ओके, ये सारे आपके मोनोडेंटेट है। वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, तो आपके मोनोडेंटेट के आगे हम अगर एक लगाओ, एक ही है Cl तो मोनो लगाएंगे, अगर 2 Cl है तो डाई लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 है तो ट्राई एंड सो ऑन ऐसे लगाते हैं, जैसे आप सिंपल नेमिंग करते हो। अगर आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड है जैसे En हो गया, EDTA हो गया, ठीक है, तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, उनके आगे हम बिस ट्रिस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी फर्दर नेमिंग होती है, 1,2 डायमीन जैसे कराया था ना, मिथाइलिन 1,2 डायमीन, En को कहते हैं। तो इस वो अवॉइड करने के लिए हम इनके आगे क्या, पॉलीडेंटेट लिगेंड के आगे प्रीफिक्सेस क्या लगाते हैं, बिस ट्रिस। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगी। अगर एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, जैसे Cl नेगेटिव है, ये एनायनिक लिगेंड है ना, नेगेटिव वाले आपके एनायनिक लिगेंड होते हैं, तो उनके लास्ट में आपका O लगता है। जैसे क्लोराइड होता है, E हट के क्लोराइडो बनेगा वो, ओके। जैसे यहाँ पे सल्फाइड है, सल्फाइड की जगह सल्फेटो बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर न्यूट्रल है तो उनके कुछ पर्टिकुलर नेम है दैट यू हैव टू रिमेंबर, कई नाम आपको पता होंगे। वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, NH3 को अमाइन। नेक्स्ट अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके ऊपर चार्ज है तो लास्ट में 8 लगाते हैं, ओके। अगर कैटायनिक है, सेंट्रल एटम में एनायन है, तो उसके लेटरल नेम हम जो लैटिन में नेम होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को हम एज इट इज लिखते हैं, मरकरी का लैटिन नेम नहीं लिखते, ठीक है। जैसे आयरन लिखा हुआ है, आयरन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है सेंट्रल एटम में तो हम उसे लिखेंगे फेरेट। उसके बाद लिखते हैं हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स, ठीक है, जैसे ब्रैकेट में मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसके बेस क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो फर्स्ट आपका है निकल CN4 ऊपर 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम लिगेंड्स को करेंगे, इसमें एक ही लिगेंड है, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको देखने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4, तो 4 के लिए हम टेट्रा लिखेंगे। क्यों टेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, टेट्रा साइनो। क्यों, नेगेटिव चार्ज है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, O, टेट्रा साइनो। नेक्स्ट सेंट्रल एटम आएगा, सेंट्रल एटम क्या है, निकल। निकल के ऊपर अब आप ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, X माइनस 4 इक्वल टू -2। सॉल्व करने के बाद आपके पास X की वैल्यू क्या आई, +2, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या आई, 4 - 2 +2, तो आपके पास ये बन गया निकलेट, और ब्रैकेट में लिख दिया आपने 2, ओके। और नेगेटिव 8 क्यों लगाया मैंने, निकल की जगह 8 क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर आपका टोटल आपका जो नेगेटिव है वो अनायनिक स्पीशीज है। अगर इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज होता तो एज इट इज लिखते हैं, नेगेटिव है तो 8 लिखा है, और अगर कोई भी चार्ज ना होता तो एज इट इज उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, ये वाला K4, अब देखो इसमें प्लस वाला ये है, ये माइनस वाला पार्ट है, ठीक है। जो पहले लिखा होता है वो कैटायनिक पार्ट, बाद में आपका एनायनिक पार्ट। तो सबसे पहले हम कैटायन का नाम करेंगे, पोटेशियम। कितने हैं आपके, ये आपने पोटेशियम लिख दिया सबसे पहले। अब पोटेशियम आपके 4 थे, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 4 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपने जब 9th क्लास में पढ़ा होगा X और Y वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही चार्ज आता था ना, तो आपके यहाँ पे जो पैर में लिखा होता है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो ये आपका यूजफुल होगा फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। इसके नीचे मैंने ऑक्सीडेशन निकाला हुआ है आयरन का। नेक्स्ट आप करोगे लिगेंड का नाम, लिगेंड कितने हैं, 6, तो हेक्सा लिखा। CN है तो आपने साइनाइडो निकाल दिया, ठीक है। और आयरन की जगह मैंने फेरेट लिख दिया, लेटिन नेम लिखते हैं ना, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन लेटर्स में, ओके। हियर इट इज द नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2, ओके। नेक्स्ट आपके पास है Zn, ये आपका होमवर्क है, और निकल, ये दोनों आपके होमवर्क है, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। ये नेमिंग आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर स्ट्रक्चर निकालने हो तो उसके बेसिस पे आपके कुछ थ्योरीज है, और ये थ्योरीज में से आपके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है। वर्नर्स ने स्ट्रक्चर कैसे दिया, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। जब उसने ये वाला जो COCl3 ये वाला कंपाउंड है, ये पुट करा AgNO3 इसके अंदर, तो आपके डिफरेंट आपके पास अमाउंट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आए, तो उसके बेसिस पे उसने कुछ पॉस्टुलेट्स बताए। जो सेंट्रल एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट की प्राइमरी वैलेंसी होता है, ठीक है। प्राइमरी मतलब सबसे पहली, ओके। आपके पास 2 वैलेंसी आएगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो सेंट्रल एटम के बिल्कुल साथ लगे होते हैं अंदर की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट के, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है,
ठीक है। और जो उसके अंदर ये वाला जैसे ये है स्ट्रक्चर से एक आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको और क्लैरिटी होगी। आपके सेंट्रल एटम की 2 वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो सेंट्रल एटम के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, ये सारी जो अंदर होती है ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी बाहर है तो ये आपकी आयनाइजेबल होती है, मतलब अगर इसमें आपने कोई भी एजेंट डालोगे तो ये वाली वैलेंसी आपकी ब्रेक करके आपका सॉल्यूशन का कलर या प्रेसिपिटेट देगी। अंदर वाली आपकी सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब ये ब्रेक नहीं करती। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है और ज्योमेट्री बताती है ये, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी ज्योमेट्री बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है सेंट्रल एटम का, और प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयनाइजेबल होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये आपकी नेगेटिव होती है प्राइमरी वैलेंसी। और जो आपकी बाहर वाली प्राइमरी वैलेंसी होती है इसका अनदर नेम क्या होता है, काउंटर आयंस। यही चीज़ें आपकी सारी पोस्टुलेट्स में एक्सप्लेन करी है वाया वर्नर। ओके, यू कैन सी इट। ये सारी आपकी ये मैंने पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे हैं। ओके, इन्हीं ये आगे जो एक्सप्लेनेशन इसने नहीं प्रोवाइड करी इन द फॉर्म ऑफ योर लिमिटेशन, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस है, इसने कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन सबको एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। और इसने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें इसने डायरेक्शनल और उसकी नेचर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, यही इन सब की लिमिटेशन है। इसके बाद फिर फर्दर इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास वैलेंस बैंड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, ठीक है। उससे पहले आपके दो छोटे छोटे कंसेप्ट है। फर्स्ट आपके पास है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करता है कि कोई आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा। स्टेबिलिटी बताता है आपका अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। ये आप का क्या बताता है कि जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालोगे, अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आया तो वो आपकी स्पीशीज स्टेबल होती है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है स्टेबल के लिए आपका इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल टू नोबल गैस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब आयरन ये वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे, कोऑर्डिनेशन वाला अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, आयरन +2 निकालोगे, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है, 26 होता है। 26 के बाद आयरन 2 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन निकालोगे x-6 इक्वल टू इक्वल टू -4, इसको कैलकुलेट करोगे तो आयरन +2 आएगा आपका। +2 के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया आपका 24। साइनाइड आपका, आपके 6 साइनाइड आएंगे, ठीक है। तो एक साइनाइड आपके 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने देंगे, 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 24 + 12 36 आया, तो ये आपका स्टेबल आया। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिन्हें नहीं पता, जो मैजिक नंबर्स होते हैं 8, 18, 36, ये आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको एन की वैल्यू दी होती है, एन क्या होता है, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके ये सारे के सारे पेयर होंगे तो वो आपका होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही आपके कलर देते हैं, डाई वाले नहीं देते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये पैरा और डाई कैसे निकालते हैं, अनपेयर्ड कैसे निकालते हैं, इसके बेस आपको क्वेश्चन कराऊंगी और क्लियर होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, सारे के सारे अगर पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर पेयर नहीं हुए, कुछ आपके अनपेयर्ड रह गए, दैट इज योर पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट आपके पास है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको लर्न करने की ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले आप ये सीरीज देखो, ये आपके पास सीरीज है I- BrCnCl, ठीक है। इसको लर्न करने की ट्रिक देखो, एक बार आई से एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये सीरीज करा दी, एक बार सचिन क्लास से फरार, लर्न करने की ट्रिक है, ठीक है। ये आपकी मैंने वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है आपकी, एलिमेंट्स की जो लिगेंड्स की कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स की, मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयरिंग करने की कैपेसिटी के बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड कहते हैं। सबसे पहली बात ये। सेकंड बात क्या है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन करी है ये हमने करी है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपकी लास्ट में मैं कराऊंगी उसके बेसिस पे कराऊंगी, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए सीरीज क्या होती है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, वैसे ही कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि आपका कोई लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होएगा वीक होएगा। वहाँ पे हम हाइड्रोजन के बेसिस पे करते थे, यहाँ पे हम वाटर के बेसिस पे देख रहे हैं। वाटर से जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं उन्हें। ओके, तो इसकी ट्रिक है, एक बार सचिन क्लास से फरार। उसके बाद है आपका OH C2O4, और आपका नेक्स्ट लास्ट इसके बाद आएगा ऑक्सलेट, ठीक है। तो OH ऑक्सलेट से प्यार। ओके, नेक्स्ट आपका NCS EDTA, ये OH जहाँ तक आपका वाटर लिया है ये आपके कंसीडर करते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये सारे आपके जितने भी मैंने कराया, एक बार सचिन क्लास से फरार, OH ऑक्सलेट से प्यार, ठीक है, ये आपके सारे वीक फील्ड लिगेंड है। नेक्स्ट आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, जो ये नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है योर स्ट्रॉन्ग फील्ड। नाचता हुआ अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबा में मिला। नाचता हुआ अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया में मिला। ये आपकी ट्रिक है। आप कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन आपको जैसे लर्न होएगा दैट यू हैव टू लर्न। आपका मेन पर्पस है लर्न करना, जैसे मर्जी लर्न करो।
ओके, नेक्स्ट है इसके बेसिस पे हमारे पास है जो आपके पास वर्नर्स थ्योरी की लिमिटेशन थी उसको आपका करेक्ट करा है वैलेंस बैंड थ्योरी ने कुछ हद तक, लेकिन उसको फर्दर करेक्शंस में करेंगे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही आपकी हायर क्लासेस में आप अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। वैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहती है कि आपके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के, वही इंटरेक्ट करते हैं लिगेंड्स के साथ, ठीक है, और वही आपके अवेलेबल होते हैं लिगेंड्स के लिए फॉर द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और प्रॉपर्टीज। वैलेंस बैंड थ्योरी का आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो सेंट्रल एटम के sp और d ऑर्बिटल्स है वही आपके लिगेंड्स के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। sp d और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके जो आपके sp d ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन करते हैं लिगेंड्स के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है, ठीक है। जो आपने केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में पढ़ा हुआ sp3 sp2, वैसे ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। अभी भी हम ये डिस्कस करेंगे। जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपका डिफाइन करते हैं आपकी डायरेक्शनल और ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, उस टॉपिक को ये कौन बताते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सेकंड थर्ड पोस्टुलेट है आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो आपके सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करते हैं और वीक फील्ड अनपेयर रखते हैं। ओके, उसके बेसिस पे आपके पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। आउटर कॉम्प्लेक्स आपके वीक फील्ड बनाते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं, ठीक है। इसको आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगी, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपके पेयर करते हैं बस और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्दर आपके पास है ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करता है, पैरामैग्नेटिक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक में पेयर्ड होते हैं। इसको क्वेश्चन से करते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, और इसके बेस आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 3 to 4 मार्क्स के। तो आपको ये पूरा जैसे मैं करा रही हूँ सीबीएसई में, अगर आपको मार्किंग स्कीम देखी होगी आपने कि कैसे मार्क्स मिलते हैं, तो पूरा आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम देखना है, ठीक है। सेंट्रल एटम आप इसमें देखोगे निकल, मैंने अभी कराया था आपको स्टार्टिंग में। सेंट्रल एटम देखते कैसे हैं, जो आपके ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वगैरह वाले, तो वो आपके होते हैं ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, और वही सेंट्रल एटम होते हैं। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपका +2 आएगा, ठीक है। तो निकल +2 आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई 3d8। ओके, उसके बाद आपने 3d4s4p ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करा, 3d में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले, ठीक है। लेकिन आप CN देखोगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पेयरिंग को करते हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स डाले तो ये पेयर अप हो गए। ओके, तो आपके पास एक 3d में एम्प्टी स्पेस है, s और आगे p है। आपको कितने लिगेंड्स है 4, तो 4 लिगेंड्स कैसे डालोगे, 1 3d में, 1 4s में, 2 आपके p ऑर्बिटल्स में। तो आपकी इलेक्ट्रॉन जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनी है वो क्या बनी है, DsP2। अब देखो डी आपका इसमें अंदर वाला मेटल का यूज करा, 3d वाला यूज करा, तो ये आपका बना इनर ऑर्बिटल। और अगर ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है आपकी sp3d, तो ये बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करता है, 4p के बाद आपका 4d में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। 4p के बाद आपके 4d में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होने के कारण आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। नेक्स्ट इसकी जब आप देखोगे ज्योमेट्री DsP2, टोटल आपके ऑर्बिटल्स कितने बने हैं, 1d का 1s का 2 और 2 + 2 4, तो 4 आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर आया, तो 4 के लिए आपका ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। 4 के लिए क्या बनती है आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप है, कोई भी आपका खाली सिंगल ऐसे वन नहीं बचा हुआ, तो आपका कौन सी है, डायमैग्नेटिक। मैंने इसमें सारे आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। इसके बेस आपका अब एक क्वेश्चन है, ये आपको एक और खुद ट्राई करना है। ओके, Ni, ये क्वेश्चन आपको दोनों खुद ट्राई करने हैं। NiCO4 2 नेगेटिव, ये दोनों क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ये दोनों आपकी होमवर्क है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करा रही हूँ COCl4 वाला डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जिनको क्लियर नहीं हो वो एक और बार देख लो। कोबाल्ट आपका कोबाल्ट पे जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर दिखा है तो 2+ आया, CO2 पॉजिटिव को आप निकालते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 3d7। 3d7 में आपने इलेक्ट्रॉन्स डाले तो क्लोरीन आपका वीक फील्ड है, तो पेयरिंग नहीं हुई, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपने डालने के बाद आपका 3d कंप्लीटली फील्ड हो गया, ठीक है, यहाँ तक। और आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स s और p बचे, तो लिगेंड्स कितने आपके 4, तो एक s और 3 आपके p के यूज हुए, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल, और आपके ऑर्बिटल्स आपके d का इनर नहीं यूज हुआ, ठीक है, इनर वाले नहीं हुए, आउटर वाले यूज हुए, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सिंगल बच गया ना, तो ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट आपके अगर पैरामैग्नेटिक है तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2 अंडर द रूट। n कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो 3 × 1/2, इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग दिस योर मैग्नेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी क्या एक्सप्लेन करती है कि जो अब तक आपने वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब लिगेंड्स सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है, ठीक है, लिगेंड सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन होती है, मेटल और लिगेंड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो आपके फर्दर ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट अप हो जाती है। मतलब जो आपके डिफरेंट आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी तक हमने वो सपोज करे थे, वो ऑल आर सेम एनर्जी पे थे, ठीक है। तो 3D आपने तीनों 3D सेम एनर्जी की पोजीशन पे लगाए थे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे आपका लिगेंड सेंट्रल एटम के पास आते हैं तो आपके जो एनर्जी थी वो आपके
लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन किसके बेसिस पे कर रही हूँ मैं, डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन या शेप के बेसिस पे। आपने फॉर एग्जांपल अब मैं डी ऑर्बिटल्स की एक बार आपको शेप गो थ्रू करवा रही हूँ कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। जब आप डी जेड स्क्वायर देख रहे हो, ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर है, ये जेड एक्सिस है आपकी ऊपर वाली। जब आपका लिगेंड जेड एक्सिस के अलोंग ही, और जब भी आपका लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, वो अलोंग द एक्सिस ही आता है। ये चीज़ याद पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जेड एक्सिस अलोंग द एक्सिस है, सेंट्रल एटम जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो जेड एक्सिस के अंदर अगर हैं, और लिगेंड भी आपका जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो जेड एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। या फिर आपका डी जेड स्क्वायर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ले लिया, वाई ले लिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आपने ऑर्बिटल लिया होगा, डी ऑर्बिटल्स आपके 5 होते हैं ना, तो एक हो गया आपका डी जेड स्क्वायर, ये ऐसे बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका मैंने ये ड्रॉ करा है। ये भी आपका लिगेंड के मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके अलोंग द एक्सिस, और आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स भी उसी के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, तो रिपल्शन इनमें ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण आपकी एनर्जी जो ये होगी ज़्यादा होगी डी जेड स्क्वायर की, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैंशन की हुई है। एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है। जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स है वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, डी एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर के। ये कैसे बने होते हैं, और इन्हें हम लिखते हैं विद योर ईजी, ठीक है। ईजी के थ्रू हम इन्हें लिखते हैं। फर्दर जो आप T2G देख रहे हो, ठीक है, T2G में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये आपके इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये आपके इन बिटवीन, और लिगेंड आपका अलोंग द एक्सिस आ रही है, तो इसमें रिपल्शंस आपकी, ये लिगेंड सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, तो रिपल्शंस आपकी कम हुई है, तो इसलिए इनकी एनर्जी लोअर होती है, और इन्हें हम लिखते हैं T2G, ठीक है। ये मैंने केस डिस्कस करा है आपका ऑक्टाहेड्रल के। सिमिलरली अगर आपका टेट्राहेड्रल होता तो 2G नहीं आएगा, सबसे पहली बात टेट्राहेड्रल में G नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में आपके 6 लिगेंड्स होते हैं, तो आपकी सिमेट्री होती है, ठीक है। लेकिन आपके टेट्राहेड्रल में आपकी सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। सिमेट्री और अनसिमेट्री के बेसिस पे हम यू और जी लिखते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन आपको अभी ये पता होना है जी फॉर जीरेड, जीरेड मतलब सिमेट्री, ओके। नेक्स्ट आपके पास है, ये देखो, ये आपका मैंने ड्रॉ किया हुआ है टेट्रा ऑक्टाहेड्रल के केसेस पे। एक और बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपने पढ़ा था, पेयरिंग हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज़ याद रखनी है, ऑपोजिट याद रखना है, स्लो मतलब लो स्पिन, वीक मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ओके। ये आप इसके फर्दर आपके पास एक और चीज़ होती है, जो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी आपस में ये जो डेल्टा ई नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है, ईजी और T2G के बीच में जो सेपरेशन होती है उसको हम डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा ई नॉट लिखते हैं, वो अगर ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से तो आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। और अगर वो आपकी कम होती है तो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ओके। ये 2 चीज़ें हैं, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है, और CFC आपकी जो वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसके बेसिस पे ही हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो ऊपर पढ़ी है वो हमने बनाई हुई है, ठीक है। एक और इसके बेसिस एक क्वेश्चन है आपके पास, COCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल एटम जैसे कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली, 3d6, CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे देखो ये T2G EG में स्प्लिट होगा अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये आपका नीचे वाला T2G लेवल, ऊपर वाला EG लेवल। अब CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होगी, T2G में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, तो CFC की वैल्यू क्या होती है आपकी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए मैंने कौन सा करवाया था, उल्टा है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट विल फॉर्म योर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। यहाँ पे ये इसकी CFC की वैल्यू है, ये निकाली हुई है 6, नीचे वाले T2G की एक की एनर्जी है 4, या 0.4 भी लिखा होता है, तो वन ऑफ द सेम थिंग, आप 4 भी लिख सकते हो और 0.4 भी। और ऊपर EG में आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करी इंटू इट्स एनर्जी, 0 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ऑन कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग -24 DQ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कई बार लिखने आ जाती है, तो वो क्या है, T2G6, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, T2G, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इसके बाद आती है आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी आपकी, एक और बारी मैं करवा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ CFT। फर्स्ट पॉइंट है, जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू योर पैरामैग्नेटिक, ओके। डायमैग्नेटिक मोर स्टेबल देन पैरामैग्नेटिक। सेकंड पॉइंट है, मोर CFC, जितनी ज़्यादा CFC की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं। चीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो स्टेबल। चीलेट हमने डेंसिटी ईटा के बेसिस पे करें, जितने वो लिगेंड्स आपके बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ 2 3 4, तो वो ऊपर लिखा जाता है पावर में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या है, आपके जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है आपके दो तरह के आपके आइसोमर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होंगे आपके कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनसे वो बन रहे हैं वो आपका सेम होगा। उसके बेसिस पे आपके 4-5 टाइप्स के आगे स्ट्रक्चर स्टीरियोमर्स है। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन, और कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन क्या होगे कि जब आपके आयंस ब्रेक करेंगे तो आपके वो डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है
इसके जो आउटर आयंस है, काउंटर आयंस होते हैं जिसके जो बाहर लिखे होते हैं, वही आपके प्रेसिपिटेट देंगे, लेकिन इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें देखो, यहाँ पे आपको AgCl प्रेसिपिटेट देगा AgNO3 डालने पे, यहाँ पे आपको AgBr, तो डिफरेंट कलर आया, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। लेकिन आयनाइजेशन के बाद यहाँ से आपको Br नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से आपके काउंटर आयन से Cl नेगेटिव मिलेगा, तो आयंस डिफरेंट आने के कारण प्रोडक्ट आपका डिफरेंट बनता है, ठीक है। तो वो किस टाइप के आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कंपाउंड दिया होता है, आपको बताना होता है विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, तो ठीक है, इसलिए आपको जनरल ट्रिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है हाइड्रेट। हाइड्रेट नाम से क्लियर होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट आते हैं, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट आपके पास है क्रोमियम, यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ आपके पास 5 है। ओके, तो आपके पास डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण ये किसका एग्जांपल है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है आपके पास लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होते हैं, आपके एम्बीडेंडेट लिगेंड्स होते हैं। एम्बीडेंडेट लिगेंड्स कौन से होते हैं कि आपकी एक ही लिगेंड के अंदर डिफरेंट एटम्स आपके डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका थायोसाइनेट HCN है, ठीक है, यहाँ से आपका सल्फर और नाइट्रोजन दोनों डोनेट करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, आपका लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमरिज्म के टोटल लिंकेज आइसोमर्स कितने बनाते हैं, N+M। N क्या है, आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स जो डोनेट कर रहे हैं उसमें +1 करोगे, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके टाइप है लिगेंड। लिगेंड आइसोमरिज्म क्या होते हैं, आपके डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो आपका एमोनिया है, CN है, SO4 है क्रोमियम के साथ, ठीक है। लिगेंड आइसोमरिज्म में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आपके डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला आपका दिया हुआ है, इसके जो अब आप आइसोमर्स ड्रॉ करोगे तो आपके 2 डिफरेंट आइसोमर्स बनाए हुए हैं, ये आपके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स बने हैं, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस पे बेसिकली। ओके, तो ये किसका है, लिगेंड आइसोमरिज्म। लिगेंड तो आपका सेम है, लेकिन वो डिफरेंट पोजीशन पे, यहाँ पे 1 2 पे है, यहाँ 1 और 3 पोजीशन पे अटैच्ड है आपका लिगेंड, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका लिगेंड आइसोमरिज्म। नेक्स्ट एक और है आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, आपके डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लिगेंड्स लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट लास्ट आपका बचता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जैसे ये कैटायनिक पार्ट है, किसका एनायनिक पार्ट है, प्लस और माइनस वाला पार्ट होते हैं दो आपके, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले आपके कैटायनिक और एनायनिक आपस में लिंक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, आपका कोऑर्डिनेशन। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है PT का, ये वाला एक एग्जाम्पल है, और एक आपका एग्जाम्पल ये वाला दिया हुआ है। ओके, दीज 2 आर एग्जांपल ऑफ योर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होते हैं, आपके स्पेस पे लिगेंड्स का सेंट्रल एटम के अराउंड कैसा अरेंजमेंट होता है, उसके बेसिस पे हमारे पास आते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल और सेकंड है आपका ऑप्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आपके सिलेबस में ज्योमेट्रिकल मेंशन है, वही करेंगे, लेकिन 11th क्लास में आपने ऑप्टिकल पढ़ा हुआ है, डेक्स्ट्रो लीवो, और इसके बेसिस पे मैंने एक मास्टर कंसेप्ट की सीरीज में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला इनैंशियोमर्स वाला टॉपिक आपका डाला हुआ है, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, वही रिपीटिशन है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही। जिन्हें वॉच करना है वो आपने मास्टर सीरीज के कॉन्सेप्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे टॉप मूव ऑन करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके सिस और ट्रांस होते हैं, ठीक है। सिस क्या होते हैं आपके, ऐसे ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड आपके लिगेंड्स लगे हुए हैं। अगर लिगेंड्स आपके सेम, जो आपस कॉन्सिक्यूटिव पोजीशन पे लिगेंड्स आपके सेम लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे भी ए है, ये भी ए है, तो ये आपका सिस होता है। और अगर ये वाले सेम लिगेंड्स ए आपके ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट्स पे लगे हो ए, तो वो होता है आपका ट्रांस आइसोमरिज्म। ओके, नेक्स्ट इसको क्वेश्चन से देखते हैं। ओके, ये देखो आपको कोई भी MA2BC, अब देखो ए आपके सेम लिगेंड्स हो गए, ठीक है, ए आपका सेम है, तो आपने यहाँ पे अगर ये सेम डायगनली डिफरेंट पोजीशन पे या ट्रांस पे हो गया, और अगर डायगनली सेम पोजीशन पे होता है तो ये सिस होता है, ठीक है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा था। फर्दर एक और चीज, जो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये सिर्फ स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस ही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे, टेट्राहेड्रल वाले नहीं दिखाएंगे, ये पता होना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेशन 2 और 3 वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाते हैं। जनरल कई बार आपको क्वेश्चन दिया होता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग में से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 और 3 कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 2 या 3 लिगेंड्स लगे होते हैं, तो वो आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं देते। और अगर आपका 4 होता है, तो 4 में सिर्फ आपका स्क्वायर प्लेनर देगा, टेट्राहेड्रल नहीं देगा, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे अगर ये तो केस था सेम लिगेंड्स हो, अगर आपके 3 आपके डिफरेंट लिगेंड्स हो जाएं, ठीक है, सारे के सारे चारों आपके लिगेंड्स डिफरेंट हो जाए, तो उस केसेस में हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम क्या सपोज करते हैं कि ए और बी को हमने सेम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। 2 लिगेंड्स अगर मोनोडेंटेट है, जनरली हम लेते हैं मोनोडेंटेट, अगर Cl और NH3 दोनों मोनोडेंटेट है, सेम कैटेगरी के हैं, तो हमने उनको 180 डिग्री पे देखते हैं, ठीक है। अगर वो आपके 180 डिग्री पे पोजीशंस के बेसिस पे सिस और ट्रांस लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आपके 180 डिग्री पे आए तो ये ट्रांस है, और अगर यहाँ पे ये बी आपका यहाँ पे आते हैं, तो ये आपके 2 सिस आइसोमर्स बनते हैं, यहाँ पे भी आ सकता है बी और यहाँ भी आ सकता है, तो 2 सिस आइसोमर्स और 1 ट्रांस आइसोमर्स बनता है। अगर आपके चारों लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं सेंट्रल एटम के, तो आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। कई बार आपको नंबर कैलकुलेट करने आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे आपके ये केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।